हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो हमने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा और बहुत ही आनंद आपको आया, बहुत ही वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई, बहुत ही आसानी से हमने समझा कि अभिकारक उत्पाद ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, आप जाकर देख लेना। वहीं से लिंक करता हुआ आज का लेक्चर है ना, नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण पे हम लोग बहुत ही चीज़ें समझेंगे डिटेल से, हाँ जी। तो चलिए, तो इससे पहले आप देख लेना, अगर लेक्चर ना देखे हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझा कि सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण की सहायता से समझा सकते हैं। तो जो लोग पिछला लेक्चर देखे उन्हें पता होगा कि शब्द समीकरण क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोग शब्दों के रूप में पूरा लिख कर एक रासायनिक अभिक्रिया को समझाए थे। लेकिन हमारे साथ दुख तकलीफ दर्द ये है कि शब्द समीकरण में पूरे शब्द लिखने पड़ते हैं। पूरा मैग्नीशियम लिखता हूँ, फिर ऑक्सीजन लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ गर्म, फिर जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखता हूँ, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, हम आसानी से है ना सरल भाषा में रासायनिक अभिक्रिया को समझा सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नए बंदे का यूज़ करते हैं जिसका सरनाम है रासायनिक समीकरण, ठीक। तो आज से हम लोग शब्द समीकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सर किसका यूज करेंगे, रासायनिक समीकरण का यूज़ करेंगे। क्योंकि रासायनिक समीकरण से ना रासायनिक अभिक्रिया को समझना आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो फील वाला फैक्टर होता है, वो बस महसूस किया जाता है ना। उसको समझाने के लिए हम लोग शब्द समीकरण का प्रयोग करते हैं या फिर हम रासायनिक समीकरण का। तो आज से हम रासायनिक समीकरण का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समझाना सर आसान हो जाता है, ठीक है ये चीज़। चलिए, अब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है उसको हम समझते हैं और बहुत ही चीज़ें आसानी से समझेंगे, बहुत ही देसी भाषा में समझेंगे, ठीक। आपको पता है कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे और ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसमें पॉइंट लिखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए ना, तब यह प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाती है। तब यह प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक। तो क्या अंतर है, ठीक। देखिए, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप देखो, एक शब्द समीकरण लिखा हुआ था। एक बात आपके मन में बिल्कुल क्लियर है अब कि सर रासायनिक अभिक्रिया अलग होती है, जो कि हम एक्चुअल में देखते हैं, जो कि फील करते हैं, जो कि लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जो कि एक घटना घटती है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कॉपी पन्ने पर शब्द समीकरण की सहायता से समझा सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा, ठीक। शब्द समीकरण में थोड़ी सी तकलीफ थी, इस वजह से हमने इसको हटाकर क्या किया, इसको अब हम रासायनिक समीकरण से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक शब्द समीकरण दिया हुआ है कि आप देखो, जैसे कि जिंक की है ना रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है सर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी जिसे मैंने शब्द समीकरण से लिखकर समझाया। लेकिन शब्द समीकरण में क्या दिक्कत है कि पूरा मुझे शब्द लिखना पड़ता है, ठीक। अब क्या करें हम, यहीं पर अगर मैं जिंक का सिंबल यूज़ कर लूँ, जिंक का प्रतीक Zn यूज़ कर लूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम सूत्र यूज़ कर ले, जिंक सल्फेट का सूत्र यूज़ कर ले, हाइड्रोजन का अगर हम लोग सूत्र यूज़ कर ले, तो ये शब्द समीकरण आसान हो जाएगा। तब रासायनिक अभिक्रिया को समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को में उपस्थित जो भी पदार्थ थे, है ना, उनका अगर हम सिंबल या फिर सूत्र की सहायता से इनको प्रदर्शित कर दें, तब जो मुझे मिलने वाला समीकरण, इसे हम बोलते हैं सर रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये लिखा सही है सल्फ्यूरिक, ठीक है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। सर ये कैसे होता है आगे चल के पढ़ेंगे अभी हम,
ठीक, अब आप देखो, जैसे कि मुझे पता है सर जिंक का जो सिंबल होता है ना वो Zn होता है। जिंक अकेला था तो इसका हम प्रतीक यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल तो मेरे पास एक यौगिक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे। तो जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बनता है सर, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र हमें पता होना चाहिए, ZnSO4। नहीं पता है तो आगे चल के हम पढ़ लेंगे कि ऐसा कैसे बना, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सर H2 होता है ना, दुनिया को पता है H2, ठीक है। तो एक रिएक्शन हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझा सकते हैं सर शब्द समीकरण से और क्या सर, किससे, केमिकल इक्वेशन से, ठीक ये चीज़। तो जो ये वाला पार्ट हुआ कि अगर हम क्या करें सर, सूत्र का प्रयोग कर ले और हम सिंबल का प्रयोग करने लगे, तब जो समीकरण है इसे हम बोलते हैं सर केमिकल इक्वेशन, यानी कि सर रासायनिक समीकरण। तो ये अपने पास हो गया केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ये चीज़। यानी कि इस तरीके से प्रदर्शित करना किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही आसान होता है ना, ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं होती है। तो इस प्रकार का प्रदर्शन ही अब यूज़ करते हैं हम लोग, इस प्रकार का प्रदर्शन ही आगे चल के यूज़ किया जाता है ना, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तभी आगे चल के ना हम जल्दी में रासायनिक समीकरण को, है ना, रासायनिक समीकरण को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं, है ना। आगे चल के इतना ज़्यादा हम केयर नहीं करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अलग है ना, रासायनिक समीकरण से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ रहे होते हैं। तो आगे चल के हम जल्दी में ना जो ये रासायनिक समीकरण लिखा है इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं। तो ये बोलने में कोई भी तकलीफ नहीं है ना। चलिए, तो ये हमने समझा सर रासायनिक समीकरण, ठीक। तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया क्या ना आपको समझाने के लिए, ये चीज़ समझ में आती है ये बात। अब देखिए, अब वही बात जैसे हमने पढ़ा था कि अब भी समझ गया कि अगर हम सिंबल्स का यूज़ करने लगे तो इसे हम बोलते हैं सर केमिकल इक्वेशन, यानी कि सर रासायनिक समीकरण, ठीक। अब आप देखो वही वाला एग्जांपल जो मैग्नीशियम था, बस एक बार लास्ट बार आपके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ, जब वही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ गर्म हुआ था, क्यों, तो गर्म होने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला था, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्यों, मैग्नीशियम का ऑक्साइड सफ़ेद पाउडर था। तो जब तक ये लिखा है तब तक इसे बोलते हैं हम शब्द समीकरण। लेकिन सर मुझे इसमें तो तकलीफ है, ये लिखने कौन लिखेगा। तो मैग्नीशियम की जगह हम इसका अगर हम सिंबल यूज कर ले Mg, और ऑक्सीजन को हम अगर O2 लिख लें, है ना, इसके सूत्र से, तो बन जाएगा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र सर MgO हो जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये वाला समीकरण मिला है, इस समीकरण को सर हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो सर रासायनिक समीकरण, तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं है कि हम अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से ही समझने वाले हैं। यानी कि मुझे अब प्रतीक, सिंबल्स और फॉर्मूले पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ के, ठीक है ये चीज़। इसको एक तकलीफ है, इसको अभी भी, वो तकलीफ क्या मैं आपको बताता हूँ बाद में अभी, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ये होगा, ये ऑक्साइड लिखा हुआ है, समझे। तो बहुत ही आसान हो गया हमारी ज़िंदगी रासायनिक समीकरण से, ठीक। अब देखिए, अब इसमें दो बातें आती हैं सर, दो बातें होती है, ठीक है। एक होता है सर संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस संतुलित और असंतुलित का मतलब क्या है उसको समझते हैं हम, फिर हम ये समझेंगे कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरत है, क्यों करते हैं संतुलित, ठीक है। फिर इसको समझेंगे हम। फिलहाल जरा इसको आप नोट करें। मैंने जो भी बोल के लिखाया आपको, डेफिनेशन लिखाया था ना बोल के अभी, तो वो रखना है आपको, वो कॉपी में लिख लिया। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लें, एग्जाम्पल 1 लिख लें, एग्जाम्पल 2 बाकायदा ऐसे लिखेंगे हम, है ना, ऐसे आप लिखना, सब कुछ लिखना है ना, और ये मात्रा वगैरह आप अच्छे से लिखना। मतलब पहले हम ये लिखेंगे शब्द समीकरण, बाद में इसको लिखेंगे, फिर ये, ठीक है। पहले आप ऐसे लिखना, फिर हम समझते हैं। अभी इसको एक अजीब टाइप का दर्द है, उस दर्द को हम बयां करेंगे जब हम संतुलित और असंतुलित पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। तो पहले आप जरा इतना इसको नोट करें अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सर संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक एक चीज़ हम लोग आसानी से समझते चल रहे हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक। तो मेरे साथ साथ आप लिख लीजिएगा संतुलित। पता नहीं है संतुलित कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो थोड़ा सा मुझे समय दें।
ठीक है, हाँ, संतुलित तथा असंतुलित। अच्छा, मैं हिंदी पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हिंदी में थोड़ा सा दर्द है मुझे भी, जानते हो आप। असंतुलित, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था इस वजह से हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, है ना। संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों, राइटिंग तो खराब नहीं होगी ना। समीकरण करण, ठीक, ऐसे। तो हेडिंग वगैरह वाला पार्ट जो होता है ना, वो आप लोग मेरे साथ साथ लिखा करिए। और सर ये डिज़ाइन भी करनी है क्या? हाँ बिल्कुल, ये डिज़ाइन। अभी थोड़ा सा रूम खाली हो गया है ना, तो आपको इको आ रहा होगा। इको क्या होता है ना? जो गूंज आती है, गूंज कमरे में, इको हो ऐसे। देखिए, संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम समझ लेते हैं कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। हेडिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो जरा क्या लिखते हैं सर। हाँ, रासायनिक समीकरण में उपस्थित, है ना, रासायनिक समीकरण में उपस्थित यदि अभिकारकों तथा उत्पादों, हाँ, रासायनिक समीकरण में उपस्थित यदि अभिकारकों तथा उत्पादों, है ना, के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है ना। अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तब यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तब यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो रिपीट करके आप देख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण तब कहलाएगा जब अभिकारक तथा उत्पाद में जो उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ समान हो। मतलब कि सर अभिकारक आपकी तरफ से, हाँ, अभिकारक आप वैसे देखोगे ना, तो अभिकारक फिर उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित तत्वों के परमाणु हैं, अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो हम बोलते हैं कि सर ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। ऐसे अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो हम बोलेंगे असंतुलित है। उसको मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक। क्यों करते हैं बताता हूँ अभी, तो समझ लिया। अब वही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जब देखो आप जरा, जिंक H2SO4, अब तो हम पढ़ लिए ना रासायनिक समीकरण, तो अब तो हम सब चीज़ों को रासायनिक समीकरण से ही लिखेंगे, यानी कि सिंबल्स का यूज़ करेंगे और सर सूत्र का यूज़ करेंगे। तो जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है सर? जिंक सल्फेट प्लस H2। क्यों ऐसे? अब आप देखो, अब मैं एक लिख के ना प्रॉपर जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता पहले वैसे समझाता हूँ, फिर ये चीज़ हम मन में कर लेंगे, ठीक। हमें देखना है अभिकारक। अब आप देखो, अब तुझे पता ना सर, ये लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं हम अभिकारक। अभिकारक क्यों? और जो ये राइट हैंड साइड है ये होता उत्पाद। उत्पाद मचा के रखा है ये, ठीक। तो अभिकारक कौन कौन सा है सर? जिंक अभिकारक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक है, और यहाँ पर जिंक SO4 है ना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पाद है। तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक तथा उत्पाद में जो उपस्थित तत्व है इनमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप देखो, पहली बात तो अभिकारक ही है। अब इस अभिकारक में है ना कौन कौन से तत्व है? एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना। तो जिंक के परमाणुओं की संख्या है ना, तो मैं इसे बार बार ना लिखूं, है ना। जिंक परमाणुओं की संख्या, जिंक, पहले मैं एक आपको लिख को समझा देता हूँ। जिंक परमाणु की, क्यों इधर से लिखता हूँ, अभिकारक साइड, उत्पाद साइड, ठीक। अब यहाँ देखो, जिंक परमाणुओं की संख्या, जिंक परमाणुओं की संख्या। अब देखो अभिकारक साइड, देखो सर एक ही जिंक के परमाणु है। ऐसे फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितने सर? हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। किसी को यहाँ तकलीफ हो तो आप यहाँ देख लो, है ना। कई लोग को पता नहीं ये सही तकलीफ हो सकती है। अब जरा एक देखो, मान लीजिए ऐसे H2O लिखा हुआ है,
है ना। इस H2O लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक अणु है, एक अणु है किसका सर, जल का, वाटर का। सामने एक होता है उसको हम दिखाते नहीं है, ठीक है। ये वाटर का एक अणु है, परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है, ठीक। अब जो ये दो लगा है यानी कि सर दो हाइड्रोजन का परमाणु है, दो हाइड्रोजन का परमाणु है यहाँ पर, ठीक। और सर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो अरे मेरे भाई एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना, तो यहाँ पर जल का एक अणु है, ठीक। अगर मुझे यही लिखना होता कि सर आगे 2H2 लिखा होता, इट मीन्स इसका मतलब सर क्या है, जल के दो अणु है, दो अणु किसके सर, जल के, यानी कि सर वाटर के दो अणु है, दो अणु है। अब कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 4, यानी कि सर 4 लिख दूँ यहाँ क्या, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। क्यों, 4 हाइड्रोजन परमाणु है ना, 2 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक। बीच में सर आप ये क्यों करने लगे, है ना। दरअसल क्या है कि कई है ना, कई लड़कों को, कई बाबू को तकलीफ हो उसमें शायद, तो मैं इसको पहले बता दूं कि ये आपको समझे रहो। यानी कि जो बाहर लिखा होता है वो अणु को बता रहा होता है, जो नीचे है वो सर क्या है, परमाणु है। अगर बाहर कोई नंबर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं कि उसमें कितने परमाणु है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो सर हाइड्रोजन का ना 2 परमाणु है, ठीक है, दिख रहा है। सर यहाँ पे सल्फर भी एक तत्व है, सल्फर इस साइड एक ही है, सल्फर का सर एक परमाणु है। सर ऑक्सीजन भी तो दिख रहा है ना, हाँ, तो ऑक्सीजन तो सर देखिए 4, ऑक्सीजन के तो सर 4 परमाणु है, बाहर सर कुछ नहीं तो एक था, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर कौन कौन से तत्व है सर, एक तो जिंक है, जिंक के सर दिख रहा है कि एक ही परमाणु है, दिख लिया एक ही जिंक है और कुछ था ही नहीं। जिंक के बाद हाइड्रोजन मैंने चेक किया, तो पहले आप हाइड्रोजन चेक कर लो। सर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है सर, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के। फिर सर मैंने सल्फर को चेक किया है, किसी को भी आप पहले चेक कर लो, कोई इसमें वो नहीं है। सल्फर का सर दिख रहा है सर, एक ही तो सल्फर है, एक ही सल्फर है। अब सर ऑक्सीजन बचा कितने सर, 4 परमाणु है ना, 4, ठीक है। अब तो हमें सर दिख रहा है। अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास अभिकारक के साइड ना, अभिकारक के साइड परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए जितने उत्पाद के समय है। देख लो आप सर, यहाँ पे तो जिंक का एक परमाणु, यहाँ पे एक परमाणु, सर समान है, सर समान है ना, इसे सर बोलते हैं हम समान है, ठीक। सर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी समान है। सल्फर 1 है, नहीं दिख रहा है क्या, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, सर जी सब कुछ तो समान ही है ना, सब कुछ समान है, ऐसा एग्जाम्पल लिया था जानबूझ के, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी, तो यही मतलब था कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में जो उपस्थित तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों तरफ समान रहती है, तो इस प्रकार का जो रासायनिक समीकरण है, इसको आज से हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा कि सर ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी कि इससे पहले जो मैं लिखा था ना, वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण था। ओ भाई हाँ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण था, तो मुझे समझ में आ गया सर, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्यों, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब एक असंतुलित पढ़ लेते हैं, फिर मैं आता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया सर, संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार ये करेंगे क्या, नहीं बार बार ये थोड़ी नहीं करेंगे। अब तो मुझे अभिकारक दिख गया ना, और तो मैं मन में देख लूँगा यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, भाई 2 हाइड्रोजन है, ऐसे देख लो, सल्फर 1 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे देख लेंगे। किताबों में ऐसे बना होता तो मैं एक बार आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि ऐसे लिखकर वो बताते हैं कि भाई सबको समान है, इसका मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। अच्छा, मुझे सर एक संतुलित रासायनिक समीकरण ही चाहिए, असंतुलित नहीं चाहिए, मुझे एक संतुलित ही चाहिए। क्यों संतुलित चाहिए बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इतना रफ करने में भाई साहब पिछला जन्म याद आ जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेक खत्म होता है, अब मिलते हैं हम लोग। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, और हम डेफिनेशन लिख भी चुके हैं, असंतुलित रासायनिक। तो हम एक एक चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से समझेंगे, मैं कि कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, ठीक। असंतुलित रासायनिक समीकरण, सर ये स्किप का मतलब क्या होता है, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं,
असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो क्या होता है पहले लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसमें क्या है। ठीक, फिर आप बोलोगे एरो लगा लो, फिर लिखो यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान है। यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान है, तब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा समझे। यानी कि अब की बार अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या में डिफरेंस आएगा, अलग अलग होगा, तो हम बोलते हैं यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, देखो एग्जाम्पल देखो। अब जो मैं मैग्नीशियम को बोला था ना, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का पाउडर। ठीक, अब मैं एक फिर से वैसे ही आपको बताने के लिए फिर से मैं आपको वैसे ही कर देता हूँ, फिर आगे चल के हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, सर क्या क्या यहाँ पर है, ये है अभिकारक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये सर अपना है उत्पाद को सर हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स बहुवचन यूज होता है, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ठीक, अभिकारक के साइड तथा उत्पाद के साइड। ठीक, सर यहाँ पे तो मैग्नीशियम तत्व है, तो मैं एक लिख देता हूँ, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या क्यों ठीक, मैग्नीशियम देखते हैं तो एक ही इधर है। अब दूसरा सर आता है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। सर 2 ही तो दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। इधर हम आ जाते हैं सर, मेरे को सर मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम सर एक ही दिख रहा है ना, और मुझे ऑक्सीजन भी सर एक ही दिख रहा है। क्यों, एक ही ऑक्सीजन एक ही मैग्नीशियम। तो आप देखो, तो हम देख लिए सर कि अभिकारक में ना मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। ठीक है सर, समान है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन उत्पाद के साइड ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ये ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है ना वो असमान हो गई। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सर असमान हो गई। ठीक है, असमान। ठीक है, सही लिखा है सर, सुंदर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग हो गई है ना, भिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, असमान है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या असमान हो गई। किसी भी एक तत्व के परमाणु की संख्या अगर असमान होती है तो ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, तब ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो मैं आपसे बोला था ना इससे पहले, जब मैं लिखाया था रासायनिक समीकरण, तो मैंने बोला था कि इसको एक दर्द है, इसको दर्द यही है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इससे पहला वाला एक संतुलित था। ठीक, और मुझे सर संतुलित चाहिए, क्यों चाहिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बात ये तो क्लियर है ना कि ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, टोटल परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, है ना। 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे ना, 2 1 3, यहाँ पर 1 1 2 होता है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कि ये देखने में अच्छा नहीं है, मुझे अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है पहले वो समझ लेते हैं हम। ठीक, तो एक ही रीज़न है, इसके नीचे हम लिख लेंगे। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप। ठीक, हिंदी में बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम किसी भी पदार्थ को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर, लेकिन जब समीकरण असंतुलित है, इसका मतलब ये कि मैंने पदार्थ को नष्ट कर दिया या फिर उत्पन्न कर दिया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु थे, इधर 1 हो गया, मैंने 1 को नष्ट कर दिया।
असंतुलित रासायनिक समीकरण ये दर्शा रहा होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को ये काट रहा होता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, हम पदार्थ को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सर हिंदी बोलो, ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। लेकिन असंतुलित में क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 हो गया, मैंने 1 को नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इस वजह से मुझे असंतुलित चाहिए भी नहीं, मुझे असंतुलित रासायनिक समीकरण नहीं चाहिए, मुझे संतुलित रासायनिक समीकरण चाहिए, क्योंकि मुझे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को अप्लाई कराना है, लागू कराना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आप नीचे एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग नहीं लिखोगे आप, लिख लो यहाँ पर रीजन ऐसा क्यों है, ठीक है, नीचे लिख लो। हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, नीचे लिख लो आप, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, ठीक है, लिखा है ना। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। ये ना लिखो, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। बात क्लियर है, हमने समझ लिया सर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अनबैलेंस, ये अनबैलेंस होता है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझ लिया। अगर असंतुलित है तो मुझे उसे संतुलित करना भी पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम लागू रहे इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा, अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, उसे मुझे संतुलित करना पड़ेगा, मुझे संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी असंतुलित, बहुत बड़ा नाम है, इंग्लिश में बहुत ही आसान होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम कैसे संतुलित करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, और संतुलित करके हम ये दर्शाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम लागू कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लागू कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले नाम काफ़ी अजीब होते हैं जो जुबान में फंस जाते हैं, तभी मैं पहले इंग्लिश वाला नाम बोल देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आता है आपको। तो सर मुझे क्लियर है कि अब मुझे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, यानी कि जो ये लिखा था ना, इसको उसी बात का तकलीफ था, इस रिएक्शन को क्या तकलीफ है कि मैं अभी असंतुलित हूँ, मैं अभी असंतुलित हूँ, मुझे संतुलित करके लिखो आप, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम सीख लेते हैं कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। ये वर्ड मैं इतनी बार बोल लिया कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं कि कैसे संतुलित करना है। तो यहाँ तक क्लियर है, संतुलित करना है आप। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है। तो ब्रेक खत्म हुआ, अब मिलते हैं हम, ठीक। तो हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्यों रासायनिक, मेरे ख्याल से आपको आनंद आ रहा होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मेरे साथ साथ आप लिख लो संतुलित करना, क्यों ऐसी राइटिंग ठीक है ना, हाँ जी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता क्या है, पहले ये तो होता क्या, यही आज तक समझ नहीं आया, तो आगे कैसे बढ़ जाए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आप सांप लगा लो, हेडिंग लिख लिया। चलिए तो जो लेजेंड लोग हैं उन्हें पता है कि जो फर्स्ट लेक्चर और ये सेकंड लेक्चर एक ही दिन रिकॉर्ड हो रहा है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब इसमें आप लोग जरा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे हम, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादों, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करने की प्रक्रिया, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। समान करने की प्रक्रिया
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। ठीक है, लिख लिया सर। हाँ जी, तो हमने अभी तक सीख लिया कि रासायनिक समीकरण को मुझे संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि मुझे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को लागू करना है, इसलिए। ठीक, तो अपना वही एग्जाम्पल, वही अपने पहले दिन का एग्जाम्पल कि जब मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करता हूँ तो सर गर्म पे ये सिंबल होता है। अभी हम गर्म से लिख कर दिखा रहे थे, उस गर्म को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। इस सिंबल का मतलब सर क्या है? गर्म। मैथ वालों के लिए त्रिभुज है ना, गर्म, इसका मतलब होता है गर्म करना, है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम साथ में गर्म किए तो सर MgO बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। यहाँ एक मैग्नीशियम ठीक है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे तकलीफ थी, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई थी। मैं लिख दे रहा हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर संतुलित करना था। अब देखिए, संतुलित करने के लिए किताबों में खूब लिखा होगा ये रूल वो रूल, हम एक ही रूल समझते हैं। आप देख लो कौन सबसे कम है, कौन सबसे कम है, क्या मतलब? देखो, हाँ अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक असंतुलित को हम संतुलित करने जा रहे हैं। ठीक, आप देखो एक मैग्नीशियम, ठीक है सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो जो कम है ना उसको बढ़ा देंगे। सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है ना। अब मुझे सर क्या करना है कि ऑक्सीजन को 2 करना है, 2 करना है ना, तभी तो संतुलित होगा। सबसे पहले आप कम वाले को देख लो। देखिए यहाँ पर एक, मैं अभी आपकी तरह सोच रहा हूँ। ठीक सर, यहाँ पे एक मैग्नीशियम ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए। इसको 2 करने के लिए हम आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर उसी में क्यों करते हैं आप? उसी में नहीं करेंगे हम, है ना। मैं अगला दिखा रहा हूँ करके, देखो आप Mg+O2 हीट किया तो बना MgO। ठीक, अब ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम आगे चल के देखते रहेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ही है, इसको मुझे 2 करना पड़ेगा ना, सबसे कम वाले को मैं बढ़ाऊंगा। 2 करने के लिए हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ 2 लिख दे क्या? नहीं, ये गलत होता है, वहाँ पे 2 नहीं लिख दोगे आप, ये गलत है। तो बाहर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो इस साइड, उत्पाद के साइड 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ठीक था, लेकिन 1 मैग्नीशियम है। सर यहाँ तो 2 मैग्नीशियम है, तो क्यों? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यानी कि संतुलित करने के लिए मुझे किसी पूर्णांक नंबर से, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभिकारक साइड या फिर उत्पाद साइड, जो भी हमारे पास परमाणु है, उसमें किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे कम होगा पहले उसे करेंगे हम। ठीक, अब देख लो आप, अब मैं एक बस वही आपके मैटर में कर दूं, बस आपके तरीके से करके बता दो, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक, तो आप देखो ये हो गया सर अभिकारक, ये हो गया सर अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। मेरे ख्याल से लोग समझ गए, है ना। उत्पाद, ठीक। अब यहाँ देख लो सर, मैग्नीशियम का 2 परमाणु दिख रहा है सर, ऑक्सीजन का सर 2 परमाणु दिख रहा है सर, मैग्नीशियम का सर यहाँ पर भी 2 परमाणु ये दिख रहा है सर, ऑक्सीजन का सर बोलिए, मैं लिख तो लूँ, हाँ सर यहाँ 2 दिख रहा है सर। कैसे 2 दिख रहा है? जो बाहर नंबर होता है उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये दिख रहा है 2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिसमें 2 मैग्नीशियम का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और हमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो इधर भी 2 परमाणु, इधर भी 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बराबर हो गया। इसका मतलब सर ये एक संतुलित हो गया। संतुलित का मतलब सर क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं इंग्लिश लिखा हूँ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन असंतुलित, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए ये चीज़? तो अब हम बार बार ऐसे लिख कर चेक नहीं करेंगे, हम तो देख के बता देते हैं ना, देख के। ठीक, तो जो मैग्नीशियम को दर्द था, उसकी दर्द का निवारण हमने कर दिया कि वो एक असंतुलित था, तो मैंने इसे संतुलित कर दिया, है ना। समझ गया संतुलित कैसे हुआ? तो इस तरीके से संतुलित हो गया। अब बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि मुझे संतुलित करने के लिए होती हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, अब हम हमेशा एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं जो भी इक्वेशन लिखूंगा ना, केमिकल इक्वेशन, वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण ही होगा। तो इससे आपका बैलेंस करने का भी जो है ना मेथड है, मतलब बैलेंस करने का जो प्रैक्टिस है, ये भी सही हो जाएगा। और जब ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे ना, चैप्टर यानी कि जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं बैलेंसिंग पे यानी कि संतुलित करने वाली जो ये सब प्रोसेस है, इस पर और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपके और भी सोचने की, है ना। जो हम ये करते हैं ना बैलेंस, ये तरीका,
कि यहाँ पे एक था, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे तो एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं सर? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमें अपने सिलेबस में सोच के करना है, तर्क लगा के। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक ही है, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ तो एक ही था, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमने ये सोचा, जो लॉजिक लगाया, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो वहाँ 2 से कर दिया, अब यहाँ बढ़ गया तो यहाँ कर दिया। तो जो हमने ये किया, इसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं सर? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि मुझे अपने 10th के सिलेबस में ना हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना। सर कोई और मेथड भी होता है क्या? हाँ, एक मेथड होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। वो मेथड हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना। तो 11th क्लास में हम एक मेथड पढ़ लेंगे जिस मेथड से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, एक प्रॉपर मेथड। लेकिन 10th क्लास में मुझे आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान इक्वेशंस होंगी, उन्हें मुझे संतुलित करना रहेगा। तो मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि हम इस तरीके से सोच के तर्क करके ही बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होता है आपको, समझ गए? तो मैंने जो बोल के लिखवाया है वो लिख लिया आपने, और एग्जाम्पल ऐसे लिख लो आप, एग्जाम्पल 1 ऐसे Mg+O2 MgO। ठीक है, समझ गए? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे भी। और अब से हम जो भी रिएक्शन लिखेंगे, जो भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वो एक संतुलित ही होगा, वो एक बैलेंस होगा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता भी चलूँगा, समझ गए? तो मेरे ख्याल से अभिकारक है ना, अभिकारक और ये उत्पाद, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन की एक मैं आपको और करवा देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर चीज़ें देखते जाएंगे। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, H2+O2 मिलकर बनाते हैं H2O वाटर। ठीक, अभी देखिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये एक असंतुलित है। कैसे चेक कर लो आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ तो एक ही है, यानी कि ये एक हो गया अनबैलेंस्ड। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम तो जो करेंगे अपने सिलेबस में वो हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, यानी कि हम लॉजिक लगाएंगे, हम सोच विचार के करेंगे। सोचना सर कैसे? जो कम है पहले उसको बढ़ा लो। सर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, इसे 2 होना चाहिए था। 2 होने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही सर 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर सर 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को 4 करना है, तो कैसे होगा सर? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो अब आप देख लो बैलेंस हो गया। क्यों? अब आप देख लो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। हाँ, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 4, यानी कि इस तरफ सर 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पे देख लो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, और जो हमने ये सोचा विचारा, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सही है, ये NCERT में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको कि रासायनिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और संतुलित का मतलब क्या है, असंतुलित का मतलब क्या है, संतुलित क्यों करना है, कैसे करना है, ये चीज़ है ना। प्लेन आ रही मेरे ख्याल से बाहर, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को ना हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। कोई रासायनिक समीकरण मुझे इन्फॉर्मेशन देती है ना, और भी ज़्यादा सूचनाप्रद, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।